वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, सोच यदि बड़ी हो तो आपकी क्षमताएं भी असीमित होती चली जाती हैं। निश्चित ही वह दौर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी, वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसका कहीं सूर्य अस्त नहीं होता था, यदि वह व्यापारी बनकर भारत आई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितने सशक्त रूप से अपने पैर जमा चुकी थी, अपनी जड़ें जमा चुकी थी भारतीय भूमि पर। लेकिन हमारे एक महान क्रांतिकारी जिनकी सोच बड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई लाला की दुकान नहीं थी जिसके प्रतियोगी के रूप में बगल में कोई दूसरी दुकान स्थापित कर ली जाए। लेकिन हमारे महान क्रांतिकारी मनीराम दीवान ने निश्चित ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर खड़े होकर व्यापार प्रारंभ किया, सिर्फ इसलिए कि भारतीय मासूम गरीब जनता को ब्रिटिश शोषण से मुक्त करवाया जाए। कल्पना कीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता दे रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहे हो उनके व्यापार में। एक जज्बा था, एक चट्टानी स्वरूप था, एक नया तरीका था आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का। मनीराम दीवान, जिनका जन्म 17 अप्रैल सन 1806 को चारिंग में हुआ। इनके पिता का नाम था श्री राम दत्ता। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम क्रांतिकारियों में शुमार है इनका नाम। प्रथम बलिदानी जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया पूर्वोत्तर से, वे थे श्री मनीराम दीवान। शुरुआत में ये अंग्रेजों के ही सहयोगी थे। 1826 में जब अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम चाय के बागानों पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने बागानों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें चाय के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। अतः 1828 में मनीराम इनसे जुड़े एवं मनीराम को जो भी जानकारियां थी उनका फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। परिणाम स्वरूप चाय के क्षेत्र में जो चीन का एकाधिकार था, अंग्रेजों ने उस एकाधिकार को ध्वस्त किया। लेकिन मनीराम भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन हृदय से उनकी वफादारी जो थी वह अहोम राजाओं के प्रति ही थी। अहोम राजा अर्थात राजा पुरंदर सिंघा के पुत्र कमलेश्वर सिंघा एवं उनके पौत्र गंध परवेश्वर सिंघा, इन्हीं को ये अपना राजा मानते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, भले ही यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहे थे, किंतु हृदय से ये सच्चे राष्ट्रवादी थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अंग्रेजों को इन्होंने कभी भी अपना स्वामी नहीं माना, अहोम राजा को ही इन्होंने अपना स्वामी माना, उन्हीं के प्रति ही इनकी भक्ति थी। अतः कब तक एक फिरंगी कंपनी में यह नौकरी करते। जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत अत्यधिक शोषण कर रही है दलित वंचित जनता का, तो 1938 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एवं इनका इस्तीफा देना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कंपनी के खिलाफ अब सीधे ही मोर्चा खोल दिया। अर्थात कंपनी के समानांतर अपनी स्वयं की एक कंपनी बनाई। जो कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही थी, वह तमाम कार्य इन्होंने समानांतर रूप से करने प्रारंभ कर दिए। जैसे चाय के बागान में तो वह कंपनी के साथ स्वयं कार्य कर ही रहे थे, अतः चाय का कार्य, धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंग रोगन, हाथकरघा, नाव निर्माण, ईंट निर्माण, हाथी दांत से बने हुए सामानों के निर्माण, सिरेमिक, भवन निर्माण के कार्य, कृषि, उद्योग, निर्माण, पुल इत्यादि तमाम कार्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी,
प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देकर उन्होंने समानांतर रूप से ये तमाम कार्य करने प्रारंभ कर दिए। यह एक अलग तरह की लड़ाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कैसे मंजूर होता। एवं चूंकि मनीराम दीवान स्वदेशी थे, स्थानीय थे, लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला इनको। यदि लोगों के सामने, मजदूरों के सामने, कामगारों के सामने दो विकल्प होते थे, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य, दूसरा मनीराम दीवान की कंपनी में कार्य, तो निश्चित रूप से उन्होंने मनीराम दीवान को चुना, क्योंकि वहाँ शोषण होता था, यहाँ पर अपनत्व मिलता था। यही कारण था बहुत जल्दी मनीराम दीवान की कंपनी के माध्यम से कामरूप में गरोहाट, शिवसागर में नागहाट, डिब्रूगढ़ में बोरहाट, धेमाजी में सिलसीहाट, दरांग में दरंगिया हाट जैसे बाजारों की नींव मनीराम दीवान द्वारा रखी गई। एक व्यापक स्तर पर संपूर्ण आसाम में व्यापार किया जाने लगा स्वदेशी लोगों द्वारा। निश्चित रूप से हजारों लोगों को मनीराम दीवान के द्वारा रोजगार दिया गया। रोजगार का मतलब स्वयं को स्वावलंबन बनाना, अधिक से अधिक गरीब जनता को उनके पैरों पर खड़ा करना इत्यादि। तो निश्चित रूप से अब यह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने मनीराम दीवान की कंपनी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। साथ ही 1850 में इन पर प्रतिबंध लगा दिया एवं 1851 आते आते कंपनी पूर्ण रूप से बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब इन लोगों को बेरोजगार कर कर मनीराम दीवान की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये भारत है। यहाँ पर आपदा में भी अवसर तलाश कर लिया जाता है। ये तमाम बेरोजगार मजदूर संगठित हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध एवं मनीराम दीवान अब विशुद्ध रूप से, सक्रिय रूप से एक क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित हो गए। अतः इन्होंने अपने लोगों को ये संदेश दिया कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति चाहिए, यदि अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, यदि अंग्रेजों को भारत से जड़ समूल नष्ट करना है, उन्हें खदेड़ना है, उन्हें भारत से निकालना है, तो प्राथमिक रूप में अपने क्षेत्र में जो हमें करना है वह हमारे स्थानीय राजा को मान्यता प्रदान करनी है एवं पुनः अहोम राज्य की स्थापना करनी है। व्यापक रूप से एक संदेश था। यदि संपूर्ण राष्ट्र में जगह जगह यही कार्य किया जाता उस दौर में, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती। लेकिन स्वयं हमारे भारतीय लोगों ने शनै शनै ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाना, उसको सहयोग देना इत्यादि कार्य किए, जिससे अंग्रेजों के पांव भारत में और अधिक मजबूत होते गए। बहरहाल हम बात करें मनीराम दीवान की एवं आसाम क्षेत्र की अहोम राज्य की स्थापना के लिए मनीराम दीवान ने अब क्या किया। कलकत्ता में जो कि निर्वासित अहोम राजा रहा करते थे, कंदपेश्वर सिंघा, ये उनसे जाकर मिले एवं उनसे मुलाकात कर कर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि एक बार पुनः अहोम राज्य की स्थापना की जाए। उन्होंने अपनी शक्ति के बारे में बताया कि इतने हजारों हजार लोग इनके साथ हैं। राजा कंदपेश्वर सिंघा ने तुरंत प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं दोनों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया एवं क्रांतिकारी पिरोली बरुआ को अपना सेनापति नियुक्त किया। सेनापति नियुक्त करने के साथ ही अब सबसे प्राथमिक बात यह थी कि आपको अंग्रेजों को एक संदेश देना था कि हम आपके खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। अतः उन्होंने क्षेत्र की अफीम की खेती को पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया, जो कि अंग्रेजों द्वारा उगाई जाती थी। सीधी सीधी अंग्रेजों को सीधी लड़ाई के लिए चुनौती। साथ ही कामाख्या मंदिर में जो अब तक दर्शनों के लिए बंद था, वहाँ दर्शन पुनः प्रारंभ करवा दिए। अंग्रेजों ने भी निश्चित रूप से इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अब धीरे धीरे समय आ चला था 1857 की क्रांति का। संपूर्ण राष्ट्र 1857 की क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने में लामबंद हो चुका था। 10 मई
1857 को असम में भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसके प्रमुख लड़ाके थे, जी हाँ, मैं आपको एक एक लड़ाके का नाम सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद ही कहीं भी किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको इतने सारे आसामी क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त हो। 1857 10 मई को जो असम में विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसके प्रमुख लड़ाके थे उर्मिदार बरुआ, मायाराम बरुआ, चित्रसेन बाराबोरा, कमला बरुआ, महिदर शर्मा मुख्तियार, लुकी सेचोवा बरुआ, उग्रसेन मारंगी खोवा, गेहन, देवराम ढींगिया, दूतीराम बरुआ, बहादुर गांव बुन्हा, शेख फरमूद अली एवं मधुराम कोच। इसी क्रम में 29 अगस्त 1857 के दिन तय किया गया कि जोरहाट में एक बहुत ही व्यापक स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा एवं साथ ही यह रणनीति तय की गई कि अहोम राज्य की घोषणा भी कर दी जाएगी एवं कंदपेश्वर सिंहा को अपना राजा घोषित कर दिया जाएगा। स्वयं महाराजा सिंहा ने भी खुले रूप से ये घोषणा कर दी, जो भी सैनिक हमारी तरफ से लड़ेंगे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्षमा कीजिएगा, ब्रिटिश सेना से दुगनी तनख्वाह दी जाएगी। अर्थात ब्रिटिश सेना में जो व्यक्ति लड़ रहा है उसके मुकाबले दुगना वेतनमान दिया जाएगा अहोम राज्य की तरफ से जो सैनिक के रूप में लड़ेगा। एक बहुत बड़ी योजना थी। निश्चित रूप से यदि ये योजना सफल हो जाती तो अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। 1857 के संग्राम में पूर्वोत्तर भारत से एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी, लेकिन निश्चित रूप से जो हर बार हुआ भारत में वह यहाँ भी हुआ। देश के ही हमारे अंदर ही छिपे हुए कुछ गद्दारों ने मुखबिरी की एवं 29 अगस्त की जोरहाट हमले की योजना की जानकारी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई। अंग्रेज मुस्तैद हो गए एवं उन्होंने तुरंत मणिराम दीवान, कंदपेश्वर सिंघा एवं सेनापति पियोली बरुआ को गिरफ्तार कर लिया एवं 26 फरवरी 1858 को मणिराम दीवान एवं पियोली बरुआ को जोरहाट जेल के प्रांगण में फांसी दे दी गई एवं राजा कंदपेश्वर को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उसके बाद उनका कभी पता नहीं पड़ा। अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या करा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल मणिराम दीवान ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम विचार करें किस चीज़ की कमी थी, आप आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के सबसे ऊंचे स्तर पे थे, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, गुणों और योग्यता की कोई कमी नहीं थी। यदि जीवन को विलासिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम सुविधाएं थी कि जीवन आसानी से गुजर सकता था, लेकिन सबसे बड़ा नशा राष्ट्रभक्ति का है, जो मणिराम दीवान जिस नशे में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए थे। यही कारण था इन्होंने स्वाभिमान को प्राथमिकता दी, राष्ट्रीय गौरव को प्राथमिकता दी, अपने क्षेत्र की जनता की सुख सुविधाओं को प्राथमिकता दी, अतः अपने प्राणों की आहुति इसके लिए उन्होंने दे डाली। लेकिन वर्तमान में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आज हम में से कितने लोग मणिराम दीवान जी के बारे में जानते हैं? यदि आज़ाद भारत में हम कुल 1 या 2 संकेतों को इंगित करें कि मणिराम दीवान को याद किया जाता है, तो हम गुवाहाटी व्यापार मंडल, जो कि मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर ऑफ गुवाहाटी के नाम से रखा गया है, यहाँ डिब्रूगढ़ में एक बॉयज़ हॉस्टल है जिसका नाम मणिराम दीवान बॉयज़ हॉस्टल है। लेकिन ये होने के बावजूद भी आप एक प्रश्न करिए स्वयं से कि क्या हम वास्तव में आज़ादी के इतने बड़े दीवानों, इतने बड़े मतवालों के बारे में लेश मात्र की जानकारी रखते हैं? मातृभूमि सेवा संस्था हमारे इन महान क्रांतिकारियों को हमेशा की तरह कोटि कोटि वंदन करती है
वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।